हम लोगों ने शुरू किया हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, लाइक उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जिसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, माइक्रो प्रोसेसर है एंड माइक्रो प्रोसेसर है, लोडर है, डिबगर है, देन डीबीएमएस है, लिंकर है, टेक्स्ट एडिटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे के सारे क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। कल बात की थी और फिर आपको बताया था कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर में तीन तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर आ जाते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो तीन तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो आ जाते हैं। तो ये सारे क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ द system software or the component of the system software that we have already discussed in the previous lecture. So in short हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, we are having assembler, compiler, interpreter, microprocessor, linker, loader, text editor, debugger, operating system and database management system. तो these are the सिस्टम सॉफ्टवेयर। असेंबलर क्या होता है, कल मैंने आपको बता दिया था। असेंबलर क्या है, ये एक प्रोग्राम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है। ये एक ट्रांसलेटर है, इसका काम है कि असेंबली लैंग्वेज में जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको एज ए इनपुट लेना और उसको कन्वर्ट करना मशीन कोड में, और आउटपुट को मशीन कोड में कन्वर्ट करके आगे देना लिंकर को। तो दैट इज द असेंबलर। उसके बाद हमने बात की थी कंपाइलर क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर है, पर इसका फर्क क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, और जो इंटरमीडिएटर बीच में यूज होता है, दैट इज यूज टू ट्रांसफर द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज, दैट इज द कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या है, कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट टेक इनपुट एज हाई लेवल लैंग्वेज एंड गिव द मशीन कोड इक्वलेंट टू दैट लैंग्वेज। और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि जो आपका कंपाइलर है ये मशीन स्पेसिफिक है, सॉरी लैंग्वेज स्पेसिफिक है। हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होगा, ये नहीं है कि एक लैंग्वेज का कंपाइलर दूसरे लैंग्वेज में यूज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एक लैंग्वेज फोर्ट्रन है, उसका अपना कंपाइलर है, दूसरी लैंग्वेज का बोल है तो उसका जो कंपाइलर है वो अपना है। अब जो कंपाइलर है उसको वो काम कैसे करता है, कहता जो कंपाइलर है वो उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं जिसके अंदर वो काम करता है। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। एंड दीज फेजेस आर कॉल्ड लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, स्टोरेज एलोकेशन एंड कोड जनरेशन। तो ये जो होता है सारा प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द कंपाइलर, और ये कंपाइलर का प्रोसेस है। सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है, लेक्सिकल एनालिसिस करता है। लेक्सिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका प्रोग्राम आपने दिया है कंपाइलर को कंपाइल करने के लिए, वो उसके टोकन्स बनाता है। फिर वो क्या करता है, सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि वो ये चेक करता है कि जो भी टोकन बने हैं क्या उनके सिंटैक्स सही हैं। जैसे कि प्रिंट ऐप के साथ आपने ब्रैकेट नहीं लगाई, जैसे कि आपने कोई सेमीकोलन नहीं डाला, तो ये सब एरर जो है वो कंपाइलर ने फाइंड करनी होती हैं। और इस ये जो एरर जिस फेज के अंदर फाइंड की जाती हैं, दैट फेज इज कॉल्ड सिंटैक्स एनालिसिस। उसके बाद क्या होता है, एक बार अगर आपके कोड में कोई भी सिंटैक्स एरर ना आए तो वो पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स पास ट्री जैसी नोटेशंस को यूज कर कर एक कोड जो है वो जनरेट कर देता है। दैट कोड इज कॉल्ड द इंटरमीडिएटर कोड, दैट कोड इज कॉल्ड द इंटरमीडिएटर कोड। एंड आफ्टर दैट वो क्या करता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वो आपके कोड को ऑप्टिमाइज करता है ताकि आपका प्रोग्राम जो है वो कम स्पेस के ऊपर, कम रैम के अंदर ज्यादा तेजी से जो है वो चल सके। इसके अलावा कंपाइलर और क्या काम करता है, उसका काम है स्टोरेज एलोकेशन। स्टोरेज एलोकेशन का मतलब क्या है कि आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी फंक्शन हैं, जो भी लिटरल्स हैं, जिन जिन को मेमोरी जो है एलोकेट होनी है, उन सभी को रैम को एलोकेट करवाना, ये किसका काम है, ये भी आपके कंपाइलर का काम ही होता है। उसके बाद कंपाइलर का आखिरी काम होता है कोड जनरेट करना। कोड जनरेट करने का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट कोड को बना देता है। जो ऑब्जेक्ट कोड है वो फाइनली आपको जनरेट करके देता है। तो इस तरह से जो कंपाइलर है वो एक प्रोग्राम है, दैट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है आपके सोर्स कोड को, जो कि आपका किसी ना किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है, उसको उसके इक्विवेलेंट मशीन कोड में कन्वर्ट करना। इसके लिए जो फेज, वो जो स्टेप्स वो फॉलो करता है, दोज फेज एंड दोज स्टेप्स आर कॉल्ड
those phase and those steps are called lexical analysis, syntax analysis, intermediate code, then we are having code optimization, storage allocation and the code generation. And after that what we can say that कि जो हमारा कंपाइलर है, हम एक इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कंपाइलर है वो एक काफी बड़ा प्रोग्राम होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर का एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि कंपाइलर में एक ही बार अगर प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है तो उसको आपको बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली रन कर सकते हो। लेकिन जितनी बार आप उसको करोगे तो चेंज करोगे अपने सोर्स कोड में, आपको उसको दोबारा से कंपाइल करके उसका ऑब्जेक्ट कोड नया जो है वो बनाना पड़ेगा। डिसएडवांटेज ये है कि एक तो कंपाइलर जो होता है वो एक ही गो में सारी एरर चेक करता है, सारे सिंटैक्स चेक करता है, तो कई बार एरर फाइंड करनी जो होती है वो कंपाइलर के केस में क्या होती है, वो काफी टिडिशियस हो जाती है। और दूसरा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फाइल स्टोर करवाता है तो ये एक तो मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करता है और वैसे भी इसका जो साइज है वो बड़ा है, तो ये आपकी थोड़ी मेमोरी जो है वो ज्यादा कंज्यूम कर देता है। अदरवाइज अगर हम ये कहें कि हमने ऑब्जेक्ट कोड बनाना है तो कंपाइलर इज द बेस्ट ऑप्शन, और अगर हम ये कहें कि हमने डिबगिंग करनी है तो फिर जो कंपाइलर से बेटर जो है वो इंटरप्रेटर होता है। अब इंटरप्रेटर क्या है, ये भी आपकी एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर ही आता है और ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एंड या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और इसका जो फर्क आता है वो ये आता है कि सबसे पहली बात क्या है कि जो आपका इंटरप्रेटर है ये आपके जो कंप्यूटर जो आपकी सोर्स कोड है उसको डायरेक्टली रनेबल कोड में बनाता है एंड मोर ओवर इस केस में कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनता। ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनता मतलब कि अगर आपने प्रोग्राम को 10 बार चलाना है तो आपको 10 बार उसको इंटरप्रेटर के ऊपर चेंज करवाना एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में कोई भी जो ऑब्जेक्ट कोड है वो जनरेट जो है वो नहीं किया जाता। लेकिन अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो इंटरप्रेटर जो होता है वो एक थोड़ा स्लो है, और दूसरा ये एक कोड को एक बार एग्जीक्यूट करेगा फिर उसमें अगर एरर है तो उसको बताएगा, जब तक पहले लाइन की ये पहले सोर्स ऑफ कोड की एरर जो है वो नहीं जाएगी तब तक अगले सोर्स ऑफ लाइन या अगली लाइन को ये जो है एग्जीक्यूट जो है इंटरप्रेटर नहीं करता। तो अगर आपने किसी प्रोग्राम में एरर फाइंड करनी है तो इंटरप्रेटर जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन कहलाती है। मोर ओवर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता तो जो मेमोरी है इंटरप्रेटर जो होता है वो काफी लेस जो है वो कंज्यूम करता है, इसका साइज जो है फाइल का वो भी काफी छोटा होता है व्हेन वी कंपेयर इट टू द कंपाइलर। ठीक है जी। एंड मोर ओवर क्योंकि कंपाइलर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है, इंटरप्रेटर जो है वो कम कॉम्प्लेक्स होता है। इंटरप्रेटर थोड़ा सा फास्ट है इन टर्म्स में क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता, ये डायरेक्टली मशीन कोड बनाता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट कोड नहीं बनता, तो उस टर्म्स में इंटरप्रेटर जो है वो थोड़ा सा कंपाइलर की कंपैरेटिवली फास्ट है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, both are used to their both are used to transfer their high level language or convert their high level language into the machine code, but some languages are using compiler for the machine translation, some languages are using interpreter for the machine translation, and there are some languages like Java that are using both interpreter as well as the compiler for the translation पर्पसेस। लेकिन अगर कंपाइलर है वो साइज में बड़ा है, इंटरप्रेटर जो है वो साइज में छोटा है। कंपाइलर सारी एरर एक साथ बताता है, इंटरप्रेटर एक एक करके एरर बताता है। कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता। कंपाइलर साइज में बड़ा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इंटरप्रेटर साइज में थोड़ा छोटा है एंड कम कॉम्प्लेक्स है। कंपाइलर स्लो है बिकॉज इट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड, इट आल्सो जनरेट द इंटरमीडिएट कोड। इंटरप्रेटर डायरेक्टली आपको एग्जीक्यूट करवा के देता है, आउटपुट दिखाता है, तो ये थोड़ा सा उस कंपैरिजन में फास्ट होता है। इसके अलावा जो अगला हमारे पास एग्जांपल आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की, दैट इज द माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेस मैक्रो नॉट माइक्रो सॉरी मैक्रो प्रोसेसर। अब मैक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं? मैक्रो प्रोसेसर आर बेसिकली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। कई बार आपके प्रोग्राम के अंदर आपने, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपने मैक्रो यूज किए होंगे। मैक्रो का मतलब क्या है? आपने फंक्शन बनाए हैं, आपने अपनी लैंग्वेज यूज की है जिसमें आपने फंक्शन बनाए हैं, ऐड का फंक्शन बनाया और आपने 10 बार ऐड जो है उसको आपने यूज किया हुआ है। आपने एक प्रोग्राम बनाया है असेंबली लैंग्वेज में जिसमें आपने एक फंक्शन को 10 बार कॉल किया हुआ है। अब वो फंक्शन की कॉलिंग का मतलब क्या होता है कि जो फंक्शन का नाम है उसको उसकी डेफिनेशन से रिप्लेस करना है। तो ये जो काम है, ये जो प्रोसेसर करता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, दैट इज कॉल्ड मैक्रो प्रोसेसर। इसको हम देख सकते हैं यहां पर। तो मैक्रो प्रोसेसर पहले आता है और असेंबलर जो है वो बाद में आता है। जो भी आपने सोर्स कोड बनाया होगा
जिस सोर्स कोड के अंदर कुछ मैक्रो यूज किए गए हैं वो सोर्स कोड जो है वो इनपुट किया जाएगा मैक्रो प्रोसेसर को, और मैक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, उन मैक्रोस की डेफिनेशन को उनके कोड में कन्वर्ट करके एक नई फाइल बनाएगा, और फिर वो नई फाइल जो है वो असेंबलर के पास जाएगी जिसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। अब इसका मीनिंग क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि मैक्रो कैसे काम करेगा। एग्जांपल के लिए इट इज लाइक दैट के एक सिंपल सा मैं जर्नल आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो जैसे हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास क्या है, जैसे एक प्रोग्राम है। हाँ जी, तो हाँ जी, तो हमारे पास एक जैसे एक कोड है, तो हमने यहाँ पर एक से तो ये एक मेरा जैसे प्रोग्राम है, इसमें मैंने लिखा हुआ है से ORG, देन मैंने लिखा हुआ है MOV, देन मैंने लिखा है STD STR। ये तो समझो मैंने कुछ असेंबलर के इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। फिर मैंने किया हुआ है XYZ एंड फिर मैंने लिखा हुआ है XYZ, फिर मैंने लिखा हुआ है MOV, फिर मैंने लिखा हुआ है XYZ एंड फिर मैंने लिखा हुआ है HLT होल्ड। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस को यूज किया है। फिर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर मैक्रो, और मैंने लिखा हुआ है कुछ भी कोड मैक्रो का, जस्ट फॉर योर एग्जांपल। एंड इस मैक्रो का जो नाम है वो XYZ है, एंड देन यहाँ पर हमने लिखा हुआ है एंड मैक्रो। तो दिस मीन टू से ये एक असेंबली का प्रोग्राम है, इसके अंदर हमने बहुत बार XYZ यूज किया हुआ है। और ये XYZ बेसिकली क्या है, दिस XYZ ये बेसिकली मैक्रो है। इन मैक्रो हमने मैक्रो को कॉल किया हुआ है, ये XYZ जो हमने लिखे हुए हैं बेसिकली हमने क्या किए हुए हैं, हमने मैक्रो कॉल किए हुए हैं। और ये मैक्रो बनाया कहाँ हुआ है, ये आपके सामने है, ये XYZ नाम का मैक्रो बना हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ यहाँ पर कोडिंग की हुई है। दिस मीन टू से जब भी XYZ आएगा एक्चुअल में ये वाली जो कोडिंग है वो एग्जीक्यूट होगी। तो क्योंकि हमने उसको जैसे फंक्शन होता है, क्योंकि हमने फंक्शन बनाया एक बार है, यूज एक से ज्यादा बार किया है, ऐसे ही यहाँ पर हमने मैक्रो बनाया तो एक बार है, लेकिन उसको बार बार हमने अपने प्रोग्राम में यूज किया हुआ है। तो जब भी XYZ की बारी आएगी एक्चुअल में ये XYZ जो है वो इस कोड से रिप्लेस हो जाएगा। तो मैक्रो का काम क्या होता है, मैक्रो का काम होता है कि ये वाली जो फाइल है वो इनपुट की जाएगी मैक्रो को। मैक्रो इसमें देखेगा कि कौन कौन से मैक्रो हैं, और जहां जहां पर मैक्रो यूज हुए हैं उन मैक्रो के नाम को वो मैक्रो के कोड से जो सब्स्टिट्यूट कर देगा, जहां जहां XYZ आया है उस चीज को वो इस वाले सारे कोड से चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देगा और एक नई फाइल बना देगा। और फिर वो जो नई फाइल है वो किसके पास चली जाएगी, वो असेंबलर के पास चली जाएगी, और मैं असेंबलर उसको आगे जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से मैक्रो जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम प्रोग्राम है, जिसका काम ये होता है कि अगर आपके पास एक असेंबली का प्रोग्राम है जिसके अंदर मैक्रोस यूज किए गए हैं, तो उन मैक्रोस को उनकी डेफिनेशन से रिप्लेस करके जो नई फाइल बनी है जिसके अंदर मैक्रो कोई नहीं है अब, और मैक्रो अपने डेफिनेशन से रिप्लेस हो चुके हैं, और उस नई फाइल को जनरेट करना है सो डैट कि वो नई फाइल जो है वो असेंबलर जो है वो आगे यूज कर सके। तो इस तरह का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड मैक्रो प्रोसेसर। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मैक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। अगली जो टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड लिंकर। नो लिंकर क्या होते हैं, लिंकर और आल्सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिंकर भी जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और लिंकर का बेसिकली काम क्या होता है, लिंकर का बेसिकली काम होता है आपके कुछ प्रोग्राम्स को लिंक करना, आपके कुछ प्रोग्राम्स को लिंक करना। मैं आपको वैसे जर्नल में बता देता हूं, हम जब भी एक सोर्स कोड बनाते हैं पहले वो सोर्स कोड होता है, जैसे सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया तो वो सोर्स कोड है, उसकी एक्सटेंशन डॉट सी है। सोर्स कोड को जब कंपाइल किया जाता है कंपाइलर से तो उसकी एक्सटेंशन डॉट ओबीजी हो जाती है। फिर वो सोर्स कोड लिंकर के पास जाता है तो वो एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है,
फिर उस फाइल की एक्सटेंशन जो है वो exe हो जाती है। दिस मीन टू से कि जो आपका कंपाइलर है या असेंबलर है या आपका व्हाट आई कैन से दैट इंटरप्रेटर है, इनका जो काम है, इनका बेसिकली काम होता है मशीन कोड जनरेट करना या ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करना। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट फाइल है, आगे जो प्रोग्राम इनपुट लेता है, दैट प्रोग्राम दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड लिंकर, और उसका काम होता है कि ऑब्जेक्ट कोड को एज ए इनपुट लिया और उसको exe कोड बना के एज ए आउटपुट दिया। तो exe कोड बनाना जिस सॉफ्टवेयर का, जिस सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है, दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड लिंकर। तो लिंकर इज बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स। ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है वो बनाता है। कहता दो फंक्शन होते हैं लिंकर के, वो कौन से हैं? एक तो ये एक्सटर्नल रेफरेंसेस रिजोल्व करता है और दूसरा ये रीलोकेशन करता है। तो एड्रेसेस चेंज करना, प्रोग्राम चेंज होके नए एड्रेसेस पे चला जाएगा, तो ये किसने करना है? ये आपका लिंकर करता है। इन अदर वर्ड कई बार हमारे पास 3-4 प्रोग्राम्स होते हैं, 3-4 ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं, उनको आपस में कंबाइंड करना है, तो वो काम कौन करता है? लिंकर करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं समझने के लिए, जब आप सी का प्रोग्राम बनाते हो तो कई बार आपने अपनी सी के प्रोग्राम के अंदर दूसरा प्रोग्राम कॉल किया होता है या आपने हेडर फाइलें कॉल की होती हैं, तो आपके प्रोग्राम को आपकी हेडर फाइलों के साथ जोड़ने का काम कौन करता है? वो लिंकर करता है। लिंकर सिर्फ लिंकेशन नहीं करता या रीलोकेशन नहीं करता, ये एरर भी फाइंड करता है। अगर कोई लिंक टाइम एरर आ जाए तो उसको मैसेज शो करवाना, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना, ये किसका काम होता है? ये भी आपके लिंकर के प्रोग्राम का ही काम जो होता है वो होता है। और रीलोकेशन का मतलब क्या है? कि ये प्रोग्राम का एड्रेस चेंज कर देता है। देखो आपके पास एक प्रोग्राम था जो कंपाइल हो गया, उसके जो इसकी ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, लेकिन अब लेटर आप बहुत सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स को जोड़ोगे तो जो एड्रेसेस है वो चेंज हो जाएंगे, प्रोग्राम किसी और एड्रेस पे चला जाएगा। तो इसलिए जो लिंकर है वो रीलोकेशन का काम जो है वो भी करता है। लिंकर इज आल्सो परफॉर्मिंग द रीलोकेशन वर्क। So how linker is working? Just 1 minute. This is here. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लिंकर क्या करता है जी। कहता लिंकर को एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स मिलते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल लिंकर के पास जाते हैं, वो उन सभी ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके एक नई फाइल बनाता है। दैट फाइल इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल। इसके अलावा अगर कोई लिंक टाइम एरर आए, वो एरर को शो करवाना भी किसका काम है? वो आपके लिंकर का काम है। ओके, लिंकर के बाद जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड लोडर। लिंकर के बाद जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड लोडर। अब लोडर का काम क्या है? लोडर का काम है आपके एग्जीक्यूटेबल जो कोड है, जो आपका एग्जीक्यूटेबल कोड है, जो आपकी exe फाइल है जो कि लिंकर ने बनाई है, उस exe फाइल को लोड करवाना रैम के अंदर ताकि प्रोग्राम को चलाया जा सके। तो लोडर का बेसिक काम तो बेसिकली क्या होता है? आपके प्रोग्राम को रन करना, आपके प्रोग्राम की exe फाइल को आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम है। उन ऑब्जेक्ट स्मॉल कोड को जोड़ के exe फाइल बनाना, ये लिंकर का काम है। जो exe फाइल बन गई है उसको मेमोरी में लोड करवाना एंड उस लोड फाइल को चला के रिजल्ट आपको शो करवाने, दैट इज द वर्क ऑफ द लोडर। के मेमोरी में लोड करवाना, मेमोरी एलोकेशन का काम करवाना, ये जिस प्रोग्राम का काम है जो आपकी exe फाइल को मेमोरी में लोड करता है सो दैट प्रोग्राम को चलाकर उसका रिजल्ट जो है आपको दिखाया जा सके, दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड लोडर। तो जो लोडर होता है कहता है उसके भी 4 फंक्शन होते हैं। ये कौन कौन से फंक्शन है? ये है एलोकेशन, रीलोकेशन, लिंकिंग एंड लोडिंग। तो लोडर कई हमारे पास ऐसे कई सिस्टम में ऐसे प्रोग्राम भी आएंगे जो लिंकर एंड लोडर होंगे। लिंकेज एडिटर होते हैं, उनको बेसिकली बोलते हैं, लिंकिंग लोडर बोलते हैं। तो वो उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि वो लिंकिंग का काम भी करते हैं और लोडिंग का काम भी करते हैं। तो लोडर बेसिकली स्पेस एलोकेट करवाता है प्रोग्राम को, ये लिंकिंग का काम भी कर सकता है, और ये आपके प्रोग्राम और आपके प्रोग्राम के डाटा को फिजिकली जो है वो रैम के अंदर जो है वो स्टोर करवाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि प्रोग्राम 1 है, 2 है, 3 है, ये जो exe फाइलें हैं ये लोडर के पास आएंगी और वो इन exe फाइलों को रैम के अंदर जो है वो लोड कर देगा। तो ये जो होता है दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ द लोडर एंड लोडर इज आल्सो ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा, आपने अगर एमएस वर्ड में काम किया है, सॉरी आपने अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम किया है तो, या डोस में हमने काम किया है, तो हमारे पास एक एडिट कमांड होती थी जिसकी हेल्प से सारा जो एडिटिंग का काम है वो किया जा सकता था। या नोटपैड हमारे पास है जिसमें सारी एडिटिंग का काम हो जाता है। या इसके अलावा हमारे पास अगर आपने यूनिक्स में काम किया है तो वी एडिटर है जिसमें सारी एडिटिंग का, टाइपिंग का काम होता है। तो वो टेक्स्ट एडिटर जो होते हैं, दोज आर आल्सो एक कैटेगरी ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। उनका काम क्या होता है? उनका ये काम होता है
ये कंप्यूटर इसकी हेल्प से डाटा इनपुट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है। तो जैसे ये जो आप सी में प्रोग्राम बनाते हो, जो फाइल आपके सामने आती है जिसके अंदर आप सी के अंदर प्रोग्राम बनाते हो, जो जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारा जी एक वो है इन्वायरमेंट है वेयर वी कैन टाइप द सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो वो जो आपके सामने आता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, दैट इज बेसिकली व्हाट दैट इज बेसिकली इज ए टेक्स्ट एडिटर। उसको क्या बोला जाता है? उसको टेक्स्ट एडिटर बोला जाता है। और टेक्स्ट एडिटर जो है दैट आर द अनदर एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद हमारे पास जो अगला एग्जांपल आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, दैट आर कॉल्ड डिबगर्स। डिबगर्स क्या होते हैं? ये भी प्रोग्राम्स होते हैं जिनका मेन काम होता है एरर को फाइंड करना। तो debugging is essential step in system development process. A debugger is a software tools that provide a control execution environment. In this environment, program is run so that it can be interrupted or suspended at a desired point. अगर आप ये चाहते हो कि आपका प्रोग्राम जो है वो आपके सामने रन हो, आप उसको कहीं पर भी स्टॉप कर सको, कहीं पर भी दोबारा से रन कर सको, ताकि आप उसकी एक्चुअल जो है आउटपुट उसको देख सको, उसकी एरर फाइंड कर सको। तो इसके लिए जो प्रोग्राम यूज किए जाते हैं, दो प्रोग्राम्स आर कॉल्ड डिबगर। बेसिकली वैसे इंटरप्रेटर भी डिबगर जैसा ही होता है कहीं ना कहीं, तो जिसमें आप ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हो, जिसको में आप प्रोग्राम को चलते हुए कहीं पर भी सस्पेंड कर सकते हो। तो जो प्रोग्राम आपको ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है, दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगर। एंड डिबगर्स आर आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहता है डिबगर करता क्या बेसिकली, एक तो ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, और दूसरा आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप प्रोग्राम को चला के ये देख सको कि एक वेरिएबल में एक टाइम पर कौन सी वैल्यू है, एक वेरिएबल की वैल्यू कब चेंज हो रही है, सो दैट आपको पता लग सके कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, और प्लस अगर उसमें कोई एरर है उसको फाइंड किया जा सके। इसके बाद जो हमारे पास टाइप आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, दैट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हम सभी को पता है। आप लोग अपने मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, उसके अंदर एंड्रॉइड है, तो वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग अपने कंप्यूटर यूज कर रहे हो, उसके अंदर विंडोज है, तो वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। सो दिस मीन टू से वी आर नाउ हेयर टू अंडरस्टैंड के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी एक टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपने आप में सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है आप यूजर को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि जिसकी हेल्प से यूजर के प्रोग्राम रन कर सके, यूजर के सॉफ्टवेयर चल सके, एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर सके। कंप्यूटर की हार्डवेयर को मैनेज कौन करता है? वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है। वो कहता है कि जी सबसे नीचे सीपीयू है, हार्डवेयर है सारी, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये आपके जो कंपाइलर सैम्पलर सब चल रहे हैं, ये भी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं, और इनके ऊपर फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, और उसके ऊपर क्या है? वो यूजर है। तो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है, जिस एनवायरनमेंट के ऊपर आप अपने वेरियस सिस्टम प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर सको, वो जो एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या क्या है, ये यहां पर डिफाइन किया गया है कि प्रोसेस मैनेजमेंट करनी, मेमोरी मैनेजमेंट करनी, स्टोरेज मैनेजमेंट करनी, फाइल मैनेजमेंट करनी, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करनी, प्रोटेक्शन करनी, सिक्योरिटी करनी, नेटवर्किंग करनी, कमांड लाइन इंटरप्रिटेशन, ये सारे जो काम है ये किसके हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। तो मैं यहां पर अभी रुकता हूं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।